नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पिछले 1.5 महीने से लगातार जब भी महाकुंभ की चर्चा होती थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि उसका संदेश है कि ये एकता का महाकुंभ है, इसमें पूरे देश में एक एकता का संदेश जाना चाहिए। अगर पिछले हफ्ते बात महाकुंभ की हो रही थी तो आज सियासत के केंद्र में आकर के कौन खड़ा हो गया है? औरंगजेब। शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की। कोलकाता के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को औरंगजेब तक नहीं मिटा सका तो अब कांग्रेस और तृणमूल क्या चीज है जो कि सोचते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिमंता ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू धर्म हमेशा के लिए भारत का एक हिस्सा रहेगा। उधर उन्होंने औरंगजेब को उदाहरण के तौर पर लिया ही था कि उधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की वकालत कर दी, उनको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे करके एक नया जो रन है उसे छेड़ दिया। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो अब देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता। अब देखिए, आपका भाजपा का जो डबल स्टैंडर्ड गेम्स है, अब देखिए ये क्या है। जो बंगाल में फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा प्रमोट करने के लिए ममता बनर्जी हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को फंडिंग करता है। कोरोना के टाइम पे तो फंडिंग बढ़ा दिया था और यहाँ का बीजेपी ऑपोज किया था, और आप हिंदुत्व के बात बोल रहे हैं। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे कि अब क्या औरंगजेब को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे करके इस देश में राजनीति की जाएगी? क्या सच में कोई ये मान सकता है कि औरंगजेब एक अच्छे राजा थे, कि उनका शासन बहुत अच्छा था, या फिर ये भी एक बंटवारे की ही राजनीति है? हमारे साथ शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस अभय दुबे जी हमारे साथ है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, और सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी शिवम त्यागी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि आप औरंगजेब का नाम लेकर के उनकी तुलना राहुल गांधी और ममता बनर्जी से कर देते हैं? उनको औरंगजेब से क्या लेना देना है? प्रेम है उनको, वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, वो खास तौर पर इस तरह की चीजें करते हैं। अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो उनके अलाए नहीं है क्या? किसी ने कंडेम किया हो तो बताइए, किसी ने कुछ कहा हो तो बताइए, किसी ने इस बात को क्रिटिसाइज किया हो तो बताइए। कोई एक बयान अभी तक नहीं आया। अभी यहाँ पर अभय दुबे जी मेरे बाद बैठकर बोल देंगे कि नहीं नहीं हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो उनका निजी बयान है, लेकिन आपके अलाए है ना भाई। कहिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर जो हत्यारा था, बलात्कारी था, अत्याचारी था, दुराचारी था, उस औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, उस मुगल का महिमा मंडन किया जा रहा है, और इनकी जबान से ली हुई है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता। अगर उस औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज को 20 दिन तक यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की, तो जाहिर है उससे ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है। अगर शाहिदजादों को चुनवाया गया
मुगलों द्वारा, मुगलों के गवर्नर द्वारा, तो जाहिर है उससे ज्यादा अत्याचारी कौन हो सकता है? अगर 1606 में हमारे सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की हत्या की गई यातनाएं देकर, तो इनसे ज्यादा अत्याचारी कौन हो सकता है? और उस बात पर अगर कोई पार्टी इस देश में जबान सिल ले अपनी, तो वो कम से कम इस देश में मुगलों के साथी ही कहलाएंगे, उनके विरोधी तो नहीं कहलाए जा सकते। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। और जो अबू आजमी ने कहा और जो इस तरह की तमाम चीजें हैं इस देश में पहले भी, और बाय द वे ये तो एक और चीज है कि मुगलों की कब्र पर गांधी खानदान की 3 जनरेशन जा चुकी हैं, अलग अलग जगहों पर उसके रेफरेंसेस हैं। तो जाहिर है आज इनसे सवाल पूछा जाएगा और उनको उन्हीं से मैच करके देखा जाएगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये बयान इस तरह के यदाकदा ना ही तो अबू आजमी के हैं, ना ही ममता बनर्जी की अकेली पार्टी से हैं। तमाम लोग इस बात को कहते आए हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों का खास तौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को आदत नहीं होती किताबें पढ़ने की, और या फिर यूं कहिए कि उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन आजकल तो ऑडियो विजुअल का जमाना है, और अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते और बहुत कुछ देख नहीं सकते, तो संभाजी महाराज के बारे में जो फिल्म आई है छावा, उसी को जाकर देख लो, शायद तो उसी से आपको सच्चाई पता चले। एक अकेले विधायक का स्टेटमेंट लेकर के आप पूरे गठबंधन पे चिपका देंगे? एक अकेले विधायक की मजार पे जाकर के अगर यही स्टेटमेंट जो है किसी और ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी होती दूसरे धर्म के लिए, अभी तक तो 5-5 फीट उछल रहे होते हैं, इस तरह का हंगामा मचाए होते। मैं मानता हूं कि जवाब देना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, माफी आनी चाहिए। पाकिस्तान प्रेमी जिना की मजार पर होकर के आ गए थे, आज तक माफी मांगते आकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांग ले। जिना की मजार पर कौन गया था? जो गए थे उसके बाद शायद इतिहास पता नहीं है सैयद जवाद आपको, जो गए थे उसके बाद प्रेशर इतना था, स्थितियां इस तरह की थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। गांधी खानदान की 3 जनरेशन घूम कर आ चुकी हैं बाबर की कबर पर। जो नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाले बैठे हुए हैं, नाथूराम गोडसे को अपना वंशज मानने वाले लोग बैठे, उनका महिमा मंडन। सैयद जवाद गांधी जी की हत्या करी, जब गए भी बाद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ गया था। पर अबू आजमी जी तो माशाल्लाह इतने उन्होंने बयान दिए हैं, चुनाव के दौरान दिए, चुनाव के बाद दिए, एक बार उनके मुंह से एक माफी भी नहीं निकली। पद छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, टिकट भी उनको खटाखट मिलता ही रहता है। अभय दुबे जी, सीधे सीधे इल्जाम लग रहा है औरंगजेब प्रेमी है, क्योंकि आपके पाले में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अबू आजमी जैसे कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही अच्छे शासक थे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इस डिबेट से भारत के बेरोजगार युवाओं को नौकरियाँ मिल जाएगी। इन बयानों से जो भारत में बेतहाशा मोदी जी ने महंगाई परोस दी है वो मिल जाएगी। जो अमेरिका ट्रेड अब्यूज़र, टैरिफ अब्यूज़र बोलकर मोदी जी के सामने भारत की बेइज्जती कर रहा है, उससे निजात मिल जाएगी। जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था, हम ड्यूटी फ्री 1000 आइटम अमेरिका को भेजते थे, वो बैन कर दिया उन्होंने, उससे मुक्ति मिल जाएगी। वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया, उससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तब मस्जिदों पर जाना छोड़ देंगे? जो हमारा रेमिटेंस आता है मिडिल ईस्ट से, मुस्लिम कंट्रियों से जो कमाकर लोग भेजते हैं $125 बिलियन का, क्या मोदी जी कहेंगे कि वो बंद कर दीजिए? क्या $28.8 बिलियन का जो ट्रेड हमारा मिडिल ईस्ट के साथ है, क्या मोदी जी कहेंगे बैन कर दें? जो पाकिस्तान ऐसी घृणित हरकतों के बावजूद उससे व्यापार जारी किए हुए हैं, बांग्लादेश से जारी रखा हुआ है, क्या मोदी जी कहेंगे कि उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए? क्या इस हेमंत बिस्वा शर्मा गाय का कत्ल अपने प्रांत में रोक सकते? वो कहते कांग्रेस लीक कर दे। क्यों? कांग्रेस की सरकार है क्या? तुम्हारी सरकार है ना, बड़े हिंदू धर्म के प्रशंसक बन रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं आता है। पर औरंगजेब को तो अच्छा शासक अबू आजमी बोल रहे हैं। औरंगजेब तो किसी भी भारतीय के लिए ना अच्छे हो सकते हैं, ना बढ़िया हो सकते हैं, ना वो भारतीय हैं। तो मोदी जी, मिडिल ईस्ट के रेमिटेंस से औरंगजेब का क्या लेना देना है? हमें औरंगजेब का महिमा मंडन करना पड़ेगा मिडिल ईस्ट से रिश्ते रखने? ये तो आपने ये भी तो कहा इस डिबेट के हिस्से में, ये भी बताया था मुझे कि मथुरा में मुस्लिम लोगों को व्यापार बंद करो, कुंभ में मुस्लिमों का व्यापार बंद करो। ये भी सारी चर्चा का विषय था। बिल्कुल चर्चा होगी। ये बहस का विषय है हिंदुस्तान के लिए। क्या बिल्कुल हिंदुस्तान को क्या लाभ इससे मिले? और ये भी चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश में ये भी कहा गया है कि रमजान के दौरान हिंदू व्यापारियों से कुछ मत खरीदो। इसकी भी चर्चा होगी। ये कौन बोल रहा है?
मैं पूछना चाहता हूं ना, तो मोदी जी ऑर्डर निकाले ना, फिर मोदी जी कहते नहीं चाहिए हमको नहीं व्यापार करना पाकिस्तान के साथ, हमको मिडिल ईस्ट के साथ, यूएई के साथ हम एक्सपोर्ट करना बंद, बोलो ना, आज घोषणा करें। मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, मैं ईद के समय मुसलमानों के घर का खाना नहीं खाऊंगा। औरंगजेब की तारीफ से क्या लेना देना क्या है? आप कम से कम ये तो मानेंगे ना कि जो अबू आजमी बोल रहे हैं वो गलत है। इधर उधर की बात तो हम थोड़ी देर में आएंगे, हम मथुरा की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, पर ये तो बता दीजिए कि अबू आजमी जो बोल रहे हैं उसको आप सिरे से खारिज करते हैं, वो गलत है, ये तो हर कोई मानेगा। मतलब देखिए, विडंबना देखिए, TV9 भारतवर्ष जैसे प्रसिद्ध चैनल की एक प्रसिद्ध एंकर ये कह रही है कि ये बाकी तो इधर उधर की बात है, प्रमुख बात औरंगजेब ही है। नहीं, मैंने प्रमुख बात इस बच्चों के जाते हुए रोजगार, हर चीज पर चर्चा प्रमुख बात इस देश में जो भर्ती परीक्षा लीक हो रही वो नहीं है, वो नहीं, आप नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कराओ ना एक दिन चर्चा इसी हर चीज कि मोदी जी मस्जिदों में जाना बंद करो, मोदी जी ईद पे खाना बंद करो। मेरा तो मैंने गाय पे कत्ल आदमी से बुलवाया नहीं ना, वो तो खुद अपनी मर्जी से आके बोल गए। अब उनकी भी कुछ पॉलिटिक्स होगी, उनकी भी कुछ मजबूरी होगी। पद्मजा जी शो करो ना, हिम्मत करके शो करो कि सनबोर शुल्लई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, वो कहता है मैं गाय का मांस खिलाता हूं, और मोदी के जन्मदिन पर गाय के मांस की पार्टी फेसबुक पर डाला उसने। ये क्या किसी ने चर्चा आज तक? बड़ी भयानक, इसीलिए आपको मंच दिया है ना हिंदुस्तान में, सर, इसीलिए आपको मंच दिया है और आपको खुला मंच मिलता है जहां पे आप ये भी बातें कीजिए। लेकिन खुला मंच पे लेकिन बिल्कुल करेंगे, बुनियादी सवाल देश के उठाएंगे। 5 कि औरंगजेब पर इस तरीके का बयान देना गलत है। मैं इस मंच में, मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस मंच का इस्तेमाल मैं इसलिए करूं कि 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान से भगा दिए गए, हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, विजय माल्या। मैं इस मंच का इस्तेमाल करूं, 5,38,000 करोड़ रुपए के NCLT का स्कैम हुआ, बड़े बड़े धनपतियों के 10,000 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ में सेटल कर दी। मैं इस मंच का इस्तेमाल करूं कि 16 लाख करोड़ रुपए बड़े धनपतियों का राइट ऑफ कर दिया। मैं इस मंच का इस्तेमाल करूं कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई और इनका दोस्त 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। मैं क्यों ना इस मंच का इस्तेमाल इन बातों के लिए करूं? मैं फिर सांप्रदायिक विद्वेष को फैलाने का समर्थक और संचालित नहीं कर सकता जिस तरीके से आप कर रहे हैं। हर बार बुनियादी सवालों सर, ये ब्लेम हमारे पे मत डालिए। ये धर्म की आड़ पर, मैंने नहीं बुलवाया अबू आजमी से, और ये वही अबू आजमी है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर भी बहुत ही गलत टिप्पणी की है। पर आप चर्चा करनी शुरू कर दे तो आप कहते हैं कि भाई आप नफरत क्यों फैला रहे हो। मैं फिर से आपसे एक बार पूछूंगी अभय दुबे जी, आपने सारे विषय जो बोले बहुत महत्वपूर्ण, पर यह विषय भी जरूरी है ना कि आज के दौर में आप किसी एक आदमी को जिसने मंदिर तोड़वाए, जिसने हिंदू आस्था पर आक्रमण किया, उसको जाकर के आप कह देते हैं कि बहुत अच्छे शासक थे। इसीलिए भी सवाल उठते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं वही, आपका मूल उद्देश्य यही है कि मुस्लिम और मुगलों से प्रतिशोध लेना, तो ये बंद कर दीजिए ना। फिर पाकिस्तान तो इतने आक्रमण कर रहा है, क्यों व्यापार जारी रखे हुए हैं उससे? और बेशर्मी से हमारे मंत्री बयान दे रहे हैं हाउस में कि यूनिलेटरली पाकिस्तान ने 2019 में किया था बंद, हमने तो नहीं किया, और हम तो अभी भी कुछ चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। करते ना, अगर यही प्रतिशोध है भाई, विदेशों में मस्जिदों में जाकर गले लगेंगे, ईद के समय खाना खाएंगे प्रधानमंत्री, और यहां छोड़ देंगे अपने लोगों को कि बेमनस से फैलाओ और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटा दो लोगों का। ये नहीं होने देंगे हम हिंदुस्तान में कभी। ठीक है हर्षवर्धन जी, ध्यान भटकाने की कोई अच्छा 10 सेकंड फिर मैं बाकियों के पास जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं अभय जी, कि आपने कहा कि मैं इस मंच का जो इस्तेमाल करना चाहता हूं वो तमाम मुद्दे उठाने के लिए करना चाहता हूं। बिल्कुल कीजिए। इस देश में, इस देश की मीडिया में हर जगह हर मुद्दे पर आकर चर्चा की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका औरंगजेब से इतना प्यार है इसलिए आप इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते। और इन मंचों का इस्तेमाल तो कैसे हुआ है आप मुझे बताइए। मोदी जी मस्जिद में जाए वो ठीक है, मुझे मस्जिदों से प्यार करें। बीच में मत बोलिए ना, आपने आपके बीच में आज पद्मजा जी, आज बड़ोदरा में रमजान के समय सरकारी स्कूलों में अलग से छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन आपके बीच में कोई, अगर कांग्रेस शासित राज्य कर दे तो आंदोलन खड़ा कर दे। का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ है मतलब आप देखिए विडंबना। 1959 में नेहरू जी मोदी जी ने फोन किया होगा, एक सेकंड, गुजरात बाबर की कब्र पर मत्था टिकाने बताइए ना मुझे। बिहार में मुझे ये बताइए कि 1959 में क्यों गए थे नेहरू जी मत्था टिकाने? 1969 में आपके ही नटवर लाल ने, जो उस समय के पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है
उन्होंने मीनारे अपनी किताब में पाकिस्तान लिखा गए है थे। कि इंदिरा मोदी जी गांधी प्रेम बाबर पत्र की लिखते कब्र पाकिस्तान पर को अभी पहुंची भी और उन्होंने कहा कि इनसे पाकिस्तान हमारा के इतिहास दोबारा मिलता दिवस है। पर प्रधानमंत्री ये आपके पत्र पूर्व लिखते विदेश मंत्री नटवर पाकिस्तान सिंह ने के कहा है लोगों को किताब में। बधाई देते हैं। नहीं और यहाँ पर लाल किले की प्राचीर अपने से बीच में मत चिल्लाइए ना, कोई लाभ है कि मैं उनके बीच में बोला था कि इतने जिटरी क्यों हो जाते हो भाई। अभय जी चर्चा को आगे भी बढ़ाना होगा। थैंक यू। मैं रिपीट भुवन भास्कर जोशी भी इंतजार कर रहे हैं। 2 सेकंड प्लीज। हाँ 2 सेकंड। कांग्रेस के सरकार के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने वन लाइफ इज नॉट इनफ अपनी किताब में लिखा है कि अगस्त 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर गई, मत्था टिकाया, उसका सम्मान किया और अपनी हिस्ट्री उससे संबंधित बताई। 1959 में नेहरू जी गए, 2005 में राहुल गांधी गए। ये क्या मंचों का इस्तेमाल हो रहा है भाई? ये देश आपको वोट देता है, इस देश की सेवा करने के लिए आप मुगलों के आगे जाकर मत्था टिका रहे हैं। तब गरीबी और ये तमाम चीजें नहीं आती। अब रेमिटेंस पर और आता हूं। नहीं एक सेकंड। मिडिल ईस्ट से अगर रेमिटेंस इस देश के लिए आता है तो इस देश के लोग वहां जाकर काम करते हैं और काम करके अपने परिवारों को बेचते हैं। कोई कांग्रेस के खानदान से पैसा नहीं आ रहा है वो। और रही बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, देश सभी देशों के साथ व्यापार करता है। और एक और अंत में चीज, हाँ पाकिस्तान का बाबर से और औरंगजेब से क्या लेना देना है भाई? ने पाकिस्तान से मुस्लिम देश है ना, मुस्लिम देश है। अच्छा तो लेकिन वो तो नहीं है। लेकिन बाबर तो पाकिस्तान से नहीं था। नहीं पर कह रहे हैं कि विदेश से जो लोग आते हैं जो आक्रांता हैं। लेकिन बाबर के समय में पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान से कैसे व्यापार बंद हो जाए? नहीं वो कह रहे हैं कि आज का विदेशी आक्रांता पाकिस्तान। तो उज्बेक से करे ना भाई, कमाल बात हो गई। जहां का वो था वहां से करे। बाबर जहां से आया था वहां का करे ना। पद्मजा जी अभय दुबे, पद्मजा जी बस एक काउंटर दीजिएगा, फिर मेरे को समाजवादी पार्टी और हर्षवर्धन जी के पास जाना है प्लीज। हाँ बस एक ही आप बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। जिन्ना की मजार पर ही नहीं गए, जिन्ना के परिवार से पैसा लेकर ये पार्टी खड़ी हुई है। जिन्ना का नाती ही फंडिंग करता था मूल रूप से इनकी। मीनारे पाकिस्तान पर गए अडवाणी जी और ये कहा लोगों ने, अटल बिहारी जी, और ये कहा कि लोग बुरा मानेंगे हिंदुस्तान में बोले। लेकिन जिन्ना की मजार पर जाने के बाद देश पार्टी संगठन में ऐसा माहौल बना कि जाने वाले को इस्तीफा देना पड़ा। इंदिरा जी ने इस्तीफा दिया बाबर की मजार पर जाने के बाद। वहां पर गए ये राहुल जी ने इस्तीफा दिया, नेहरू जी ने इस्तीफा दिया, किसी ने दिया क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहने दीजिए। और कमाल की बात है, आज अगर बाबर और औरंगजेब पे बहस हो रही है तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहा है नहीं हमारे पूर्वजों के बारे में बात मत कीजिए। ठीक है, गजब बात हो गई। फारूक नहीं औरंगजेब पर डिस्कशन हो रहा है तो हमारे पूर्वजों को डिस्कस अभय जी पैसों से औरंगजेब का पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं है ना। तो हम ऐतिहासिक तौर पर तो ये गलती कर रहे हैं। अगर हम औरंगजेब की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आज की राजनीति में औरंगजेब को क्यों घसीटा जा रहा है, तो पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? एक सेकंड, मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, सच्चाई ये है कि भले से, एक सेकंड सर, रोहित पवार जो कि एनसीपी शरद पवार का हिस्सा हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है। ये बात भी सच है। अगर एकनाथ शिंदे ने बोला है कि अबू आजमी का कथन गलत है, तो रोहित पवार ने भी बोला है कि ये गलत है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आदित्य ठाकरे तो एक कदम और आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि इनको जेल में डाल देना चाहिए। तो ये तो कहना सही नहीं होगा ना कि ये सारी विपक्षी पार्टियां औरंगजेब प्रेमी हैं। देखिए पद्मजा जी, मुझे तो उम्मीद थी कि डिबेट से ज़्यादा दाएं बाएं हमारे नेताजी लोग नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए डिबेट क्या थी कि अबू आजमी ने एक बहुत ही गंदा और भद्दा बयान दिया, औरंगजेब इस देश का नायक कैसे हो सकता है। तो उसके जवाब में क्या आया? जिन्ना की मजार पर अडवाणी जी चले गए थे। उसके जवाब में क्या आया? वडोदरा में कहां तो रमजान पे छुट्टी हो रही है, देखिए भाजपा वाले छुट्टी करा दे रहे। भाई तय करो ना पहले कि भाजपा वाले मुसलमानों के दुश्मन हैं कि दोस्त हैं। दूसरा, ये मसला भाजपा कांग्रेस किसी नेता किसी व्यक्ति का नहीं। औरंगजेब और बाबर या कोई भी ऐसा मुगल आक्रांता, वो इस देश की विरासत को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की किसी भी तरह के जुड़ाव को परिभाषित नहीं करता है। उसे खारिज करना ही होगा। उसमें जब नेता की जुबान लड़खड़ाने लगे तब समझिए कि कुछ गड़बड़ है। क्या जरूरत आन पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितने मुस्लिम देश हैं, जितने इस्लामिक मुल्क हैं, उनमें से किसी से रिश्ते सुधारने के लिए हमें इनके साथ इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं, इनको महान बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे देश की कुछ पार्टियों के नेता हैं जो इनका महिमा मंडन करने लगते हैं। ये मुसलमानों को भी बैड लाइट में प्रेजेंट करते हैं। असली खतरा यहां है। और जब आप ये करते हैं तो आप क्या चाह रहे हैं
दरअसल आप मुद्दों पर बात नहीं होने देना चाह रहे हैं। आप कहेंगे जरूर कि हम इस समय का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, तो इसके लिए करेंगे। पद्मजा, आप नेशनल टीवी के एंकर होकर ये कह रही हैं, लेकिन पद्मजा जो कह रही हैं उसका जवाब नहीं देंगे। औरंगजेब और बाबर की एक स्वर में सबको निंदा करनी चाहिए, और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से मांग करता हूं, इनके सारे निशान वो समाप्त होने चाहिए, खारिज किए जाने चाहिए। ये देश उनको किसी भी तरह से अच्छी तरह से नहीं पहचानता है। गलत तरीके के निशान है, बहुत कलेजा चीरने वाले निशान है, उन निशानों की हमें जरूरत नहीं। बताइए भुवन भास्कर जोशी, एक रोहित पवार ने क्या आज वक्तव्य दिया है वो मैं पहले आपको सुनाना चाहती हूं, फिर आपका रिएक्शन लूंगी। गलत चीज़ बोल रहे हैं वो, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान देना ये योग्य नहीं है। और दूसरी वृत्ति प्रवृत्ति जो भी है वो भी देखना पड़ता है, विचार क्या होते हैं। अगर आप दिल्ली से महाराष्ट्र आते हो और आते वक्त सामान्य लोग जो है, कॉमन मैन को वहाँ पे अगर आप मर्डर करते हो, मारते हो, तो वो वृत्ति इंडियन वृत्ति नहीं होती, इसलिए उनका बयान ये गलत है। ऐसी क्या मजबूरी है भुवन भास्कर जी कि औरंगजेब की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं? देखिए पद्मा जी, आज औरंगजेब पे प्रश्न करने का काम वो पार्टी कर रही है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाकर सजदा करने का काम करते हैं, और जिस पार्टी से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं वो बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत बिस्वा साहब को भी सुन पा रहा था जो इस तरह की बात बांटने की बात को करने का काम कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हेमंत बिस्वा साहब की जो सरकार है, मैं असम से ही आ रहा हूं, हेमंत बिस्वा की सरकार ने 10वीं और 12वीं के 6000 आदिवासी बालक और बालिकाएं वहां पर परीक्षा नहीं दे पाई। वो इसलिए परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने झूमर नृत्य वहाँ पर कराया था, जिससे कि विश्व में ये उनका एक स्थान बन जाए, और उसके कारण वो बच्चे अपनी परीक्षा नहीं दे पाए। 6000 विद्यार्थी ऑन रिकॉर्ड में आपको बोलने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा कर रही है, और वो आदिवासी समाज का जो नृत्य होता है झूमर वहाँ पर। तो सरकार क्या चाहती है? आज उस पर कोई टेलीविजन चर्चा नहीं हो रहा कि 6000 आदिवासी लड़के लड़कियां क्यों नहीं उस परीक्षा को दे पा रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मैं विषय पे अब आपके विषय पे आ जाता हूं। मैं उनकी बात की कर रहा हूं जबान से औरंगजेब का नाम निकले तो वो बट जाते हैं लोग। जब अबू आजमी औरंगजेब का नाम लेते हैं तो उसका क्या असर होता है? पद्मा जी, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मैं आ रहा हूँ उस विषय पे, लेकिन देश को वो क्वेश्चन भी समझने चाहिए जो ये लोग इनके दोहरे चेहरे हैं। यहाँ पर अलग बात कर रहे हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, वो विषय मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैं असम से आ रहा हूँ। मैं उन हेमंत बिस्वा को इस आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि 6000 विद्यार्थी आदिवासी समाज के क्यों नहीं परीक्षा दे पाए। आप बताइए, देश को बताने का काम करिए। क्या जो झूमर का नृत्य अन्य तिथियों पर नहीं हो सकता था? क्या चाहते हैं आप उसके बहाने? 6000 जो आपका चैलेंज हमने कन्वे कर दिया। भविष्य दो शब्द अबू आजमी के लिए, 2 शब्द अबू आजमी। अब बिल्कुल मैं आपको बताता, बिल्कुल मैं लाइन पे रहता हूँ पद्मा जी, आप जानती हैं मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अबू आजमी साहब का जो बयान है उनका निजी बयान है। माननीय अखिलेश यादव जी जो लाइन देते हैं पार्टी की, वो लाइन पे हम लोग चलने का काम करते हैं। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अपनी कोई बात कहता है, उसका निजी विचार है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय। तो हमारी सुविधा के लिए एक बार आप लाइन बता दीजिए कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, औरंगजेब आक्रांता था, हिंसक था, क्या है ऑफिशियल लाइन वैसे? कि नहीं बोलना है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, ये देश नहीं बोलूंगा, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट। मैं बोल रहा हूँ अपने विषय को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान को मानने वाली है, लोकतंत्र को मानने वाली है। हम लोग ये हमारे गांधी हमारे आइडियल है, लोहिया हमारे आइडियल है, हम लोग अम्बेडकर हमारे आइडियल है, हमारे नेताजी हमारे आइडियल है। हम उनके विचारों को लेकर चलते हैं। हमारे रोल मॉडल नहीं है औरंगजेब। और क्या वो हिंसक थे? क्या वो हिंदू विरोधी थे? पार्टी रोल मॉडल लाइन लेंथ बिगड़ जा रही है। नो,
पद्मा जी मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया, औरंगजेब समाजवादी पार्टी के रोल मॉडल नहीं है। हमारे रोल मॉडल लोहिया जी हैं, नेताजी हैं, अंबेडकर साहब हैं। हम अखिलेश जी का जो पीडीए का विजन है वो हमारा विजन है। नहीं सर, रोल मॉडल तो वो जाहिर सी बात है किसी के भी नहीं हो सकते। जो आदमी हजारों का कत्ल करे, जो कि मंदिर तोड़ दे, वो तो क्या ही किसी का रोल मॉडल होगा। पर आप मानते हैं ना कि उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर हमला किया था, मंदिर तोड़े थे, हिंसक थे, उनका लोगों को मौत के घाट उतारा था, ये आप मानते हैं ना? क्योंकि ये अबू आजमी जी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। हमारा साफ मानना है, देखिए मैंने सुन लिया, आपने सुनवा दिया, मैंने सुन लिया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपको पता मैं इधर उधर नहीं होता हूँ। मैं आपको उनका व्यक्तिगत बयान है, वो क्या कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनसे पूछिए, पार्टी की लाइन नहीं है। सर वो इतने व्यक्तिगत बयान देते हैं तो उनको बराबर टिकट क्यों दिया जाता है? मेरे को याद है अभी चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक घटना हुई थी नए साल पर। तब उन्होंने कहा था, जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी, बदतमीजी हुई थी, तब अबू आजमी ने कहा था कि अगर, और ये उनके शब्द हैं, अगर महिलाएं इस तरीके के कपड़े पहन करके घूमेंगी तो उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। उस वक्त भी उनको शो कॉज दिया गया, फिर कहा गया कि ये व्यक्तिगत बयान था, फिर खटाक से उनको एक टिकट दे दिया गया। इतने व्यक्तिगत बयान देने वाले व्यक्ति को तो फिर व्यक्तिगत ही रहने देना चाहिए ना, उसे आधिकारिक विधायक तो नहीं बनना चाहिए। पद्मा जी मैं आपसे बहुत सीनियर पत्रकार है, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जनता की अदालत में से चुनाव जीत के आए या समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता दिया? टिकट तो आपने दिया ना अदालत में, उनको जनता की अदालत में तो आपने भेजा ना, की अदालत ने। और फिर सर जब वोटर तो देखता है कि आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं, ये तो वैसा ही होता ना कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट मिलता तो आपकी पार्टी कहती ना कि भारतीय जनता पार्टी की मोहर लग गई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के कृत्य पर। अगर अबू आजमी जीते, वो अबू आजमी की ये तो लॉजिक वही हो गया सर। के बाद जीते ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन सा बिना चुनाव लड़े आए? टिकट भाजपा ने दे दिया था जम्मू कश्मीर में, वो चुनाव हार गए, अलग विषय, लेकिन क्या वो जनता ने उसको निरस्त कर दिया? सर आपका लॉजिक अगर आपके लॉजिक का इस्तेमाल करें ना तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को कल टिकट दे दे, वो भी जीत के आ जाएंगे, वो भी कहेंगे मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूं क्योंकि जनता की अदालत में मैं चुन करके आया हूं। आपका लॉजिक तो फिर यही हुआ ना, फिर तो हर किसी को टिकट दे देते हैं, भुवनेश सेंगर को दे देते हैं टिकट। अच्छा लगता है आवाज नहीं आ रही है, बताइए शिवम त्यागी, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, आपके पास आ रही हूं फिर। आजकल व्यक्तिगत बहुत हो रहा है। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित शर्मा को अगर क्रिटिसाइज कर दें तो उनका निजी बयान, सैम पित्रोदा कुछ कह दें तो उनका निजी बयान, वो दो बार पार्टी से बाहर आके अंदर आ जाते हैं, उनका निजी बयान। अभी अबू आजमी बार बार टिकट भी पा जाते हैं, कुछ बोल दे तो निजी बयान। कितने दिनों तक निजी चलता रहेगा? मणिशंकर अय्यर ने भी यही कहा था कि बाबर और हुमायूं तो देशभक्त हैं, उनके बारे में तो इस तरह की बातें की नहीं जानी चाहिए, और धर्म के नाम पर अत्याचार उन्होंने किया ही नहीं। ये भी मणिशंकर अय्यर का ही बयान है। कितनी जगह झूठ बोलते रहेंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जर्मनी में कोई भी हिटलर को लेकर अगर तारीफ कर देगा उसको नाजी कहलाता है, और उसकी क्या स्थिति होती है आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान में, मतलब बाबर के देश में, उज्बेकिस्तान में उसे कोई कुत्ता नहीं पूछता, वहां पर उसके जो मतलब जो आगे के वंशज हैं वो पंचर बना रहे हैं, वो वहां पर जो है सड़कें साफ कर रहे हैं, उनके नाम पर एक वहां शौचालय नहीं बना हुआ, और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां उसको महान बताने में लगी हुई हैं, किस एंगल से बताने में लगी हुई हैं। कमाल बात हो गई। यहां पर 135 साल पुरानी एओ ह्यूम की बनी हुई पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं कि अगर आपको औरंगजेब से इतनी ही नफरत है तो पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर दो। अरे कमाल बात हो गई। उसको उसके देश में कोई नहीं पूछ रहा, आप उसको अपने सर पर बिठाकर चल रहे हो। मैं मानता हूं बस एक ही बात है, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, और देश में इस तरह के आक्रांताओं की तारीफ की कोई जगह नहीं है, आक्रांताओं की ही जगह नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे देश में अगर किसी ने हमारी जनरेशन पर अत्याचार किया है तो उनको इतना लार्जर देन लाइफ दिखाने, बताने और बड़ा चढ़ाकर बताने में इन विपक्षियों को क्या आनंद आता है। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, 5 मिनट आपने उनको ग्रिल किया, उनसे 2 शब्द औरंगजेब के नाम से नहीं निकले, 2 शब्द। अभय दुबे से आपने पूछा, इधर उधर घूमते रहे। अरे सीधा बता दो भाई, कोई मुगल आपके रिश्तेदार हो, उनसे कोई आपका संबंध हो, लेकिन संबंध तो होगा ही भाई। 3 जनरेशन, अब अगर नेहरू जी और इंदिरा जी और राहुल जी अगर बाबर की मजार पर जा रहे हैं, कुछ तो होगा ही संबंध। खैर वो तो ये जाने। सैयद जवाब देंगे, इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। सैयद जवाब देंगे, क्योंकि वो बहुत बेबाकी से बोलते हैं, वो गोलमोल नहीं करेंगे।
क्योंकि पॉलिटिकल औरंगजेब तो यहाँ का कोई पॉलिटिकल हीरो नहीं है ना। कराने में मजा आ रहा है। वाह पद्मजा जी, वाह, बहुत बढ़िया। देखो चैनल आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। नहीं जी, सैयद जवाद बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बड़ा बेबाकी से जवाब देते हैं। उनको भी एक मौका दे दिए, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। पद्मजा जी, आप औरंगजेब के विषय में पूछ रही है और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर उस वक्त लोकतंत्र होता तो मैं आज उसकी व्याख्या कर देता। लेकिन आपको मुगलों से रिश्तेदारी का बात बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदारी मुगलों से रही हुई और इतिहास गवाह रहा है कि मुगलों से इनकी रिश्तेदारी कैसे रही हुई है। बाबर का जिक्र करते हैं, रांगा सांगा का नहीं करते हैं। रांगा सांगा ने बुलाया बाबर को और रांगा सांगा से हो सकता है रिश्तेदारी निकला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, क्योंकि रह रह करके बाबर प्रेम, औरंगजेब प्रेम, पाकिस्तान प्रेम वो भारतीय जनता पार्टी का रह रह के समय समय पर निकलना जरूरी है। उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, उसके पीछे एक बड़ी मंशा भी है। अब उदाहरण के तौर पर तालिबानी मानसिकता, आज आप बताइए कि तालिबान से बैकडोर बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज तालिबानी मानसिकता का जिक्र नहीं करते, लेकिन बैकडोर बात होने लगी है, खूब गलबलियां भी होने लगी है और हो सकता है कुछ दिनों बाद रेड कारपेट पे स्वागत करा जाएगा उन लोगों का जिन लोगों के बारे में लगातार कहते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात बताओ औरंगजेब के मुतालिक से, औरंगजेब का एक दौर रहा इतिहास के तौर पे हमें पढ़ना चाहिए। शासक था और तमाम शासक ऐसे आए जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयां भी लड़ी, आपस में भी लड़ी। अब उनको निकाल करके ये इसलिए चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो मौजूदा मुद्दे हैं उसमें बात ही ना हो सके। अगर आप औरंगजेब का जिक्र नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहां से जो है दौर था, तो मतलब ऐसा नहीं था कि एक दौर था और दौर चला गया। वो वैसा दौर था जहां पर औरंगजेब खत्म, मंदिरों को तोड़ा गया, जानबूझकर कोशिश की गई कि हिंदुत्व को खत्म किया जाए इस देश के अंदर और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया। सुनिए औरंगजेब से उनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश तब हो रही है। आज आपने शायद सुना नहीं, अबू आजमी ने क्या बोला। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब की जो हरकतें थी उनको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, वो तो सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें ऐसा कोई एंगल ही नहीं था, वो शासक बहुत बढ़िया थे। औरंगजेब का भारत से कोई लेना देना नहीं। अरे कोई लेना देना नहीं, तो उनका जिक्र क्यों किया जाता है? सुनिए औरंगजेब का, अरे मैं तो कह रहा हूं औरंगजेब से भारत का कोई लेना देना नहीं, भारत के मुसलमानों का लेना देना नहीं। भारत के मुसलमानों का लेना देना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से है, वीर अब्दुल हमीद से है, अशफाक उल्लाह खान से है, तमाम ऐसे तो फिर उनको अच्छा शासक बताने की क्या मजबूरी है? अब जिन्होंने, अरे सुनिए तो जिन लोगों ने बाबर को बुलाया रांगा सांगा, उनके जो दोस्त थे उनसे पूछिए, रांगा सांगा से पूछिए जाकर के, बाबर से तो पूछ ही रहे, रांगा सांगा से पूछ लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मसला क्या है सुन तो लीजिए। वो जिस पिच पे ले जाना चाहते हैं उस पिच पे भारत जा नहीं रहा है और कोई जाना नहीं चाह रहा है, ये जबरदस्ती घसीटना चाह रहा है। अगर वो उस पिच पर जा रहे हैं तो अबू आजमी कूद के उस पिच पर क्यों उनको जाके मिल रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी यही पिच बनाने की कोशिश कर रही है तो आप बंद कर देना, आपको ये बकवास है हमारे कुछ। सुनिए अबू आजिम गलती कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं के ऊपर रिबन पहनने पर ये गलती आपको लग रही है ना, उनके हिसाब से तो ये बहुत सॉलिड राजनीति है, क्योंकि उनको लगता है उनको लगता है कि मुझे इससे वोट मिलते हैं। कोई भी चुना हुआ आदमी ऐसी गलती क्यों करेगा? वो अपने वोटर्स को खफा करने की गलती थोड़ी ना करेगा, उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरा वोटर ये पसंद करता है। सुनिए तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर क्या पसंद करता है? महिलाओं का अपमान। उन लोगों को भी टिकट दिए गए हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ के मुकदमे। इनके एक मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के रिप जींस को पहनने को लेकर के महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी। ऐसे तो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए थे, आपने उनका जिक्र नहीं करा, आपने अबू आजमी का जिक्र करा, तो साथ ही साथ वो भी जिक्र करना चाहिए जिनके कंधे के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ रखा और जिनके ऊपर। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? किसका? उत्तराखंड के किसके आपने बोला? उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री बनाए थे, शिवम त्यागी को पता होगा, जिन्होंने महिलाओं को रिप जींस पहनने को लेकर के। अरे सर आप त्रिवेंद्र रावत की बात कर रहे हैं, उनका तो मतलब जो हालत हुई थी, खुद लोगों ने पलट करके बोल दिया कि आप क्या ही अनाप बातें बोल रहे हैं।
मैं यही कह रहा हूँ, उत्तराखंड से आती हूँ, उससे बहुरा कोई बात नहीं हो सकती थी, और उनकी जो हालत हुई थी उसके बाद अब आप कहाँ औरंगजेब की बात कहाँ? त्रिवेंद्र रावत ने बोला कि महिलाओं को रिप जींस नहीं पहननी चाहिए, किसी ने उनकी छोड़ा नहीं था उस वक्त। अरे अच्छा उसके बाद एक सेकंड, उनके कंधे पे तो हाथ रखा था जिन्होंने महिलाओं के साथ कंधे पर अगर हाथ होता मुख्यमंत्री रहते ना। अरे उन्हीं लोगों के साथ तो थे ना, उनका भी जिक्र कर दीजिए। ये क्या डिबेट की तरफ आपने कहा कि बड़ा साफ बोलेंगे, तो पता नहीं क्या क्या बात सही है बोल रहे हैं। मुद्दे पे ना बोलने ऐसे लोग निकलेंगे जो बलात्कारी होंगे, जो आतंकवादी समर्थक होंगे, उनको टिकट दे करके जो है बड़ा इन्होंने लोकतंत्र। सर हम हर दिशा में चले गए, हमने जिन्ना की बात कर दी, हमने जाकर के उत्तराखंड की बात कर दी, हमने रिप्ड जीन्स का भी जिक्र कर दिया, मूल मुद्दे की हमने बात की। पर आपके वोटर को क्या पसंद है? इस तरीके की राजनीति हो रही है। एक सेकंड मैं कह रहा हूं, अगर अबू आजमी, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, अगर अबू आजमी को लगता है कि उनके वोटर को औरंगजेब पसंद है, या ये उनके ख्याल है, मैं ये नहीं कह रही कि उनके वोटर को सच में कुछ अच्छा लगता है औरंगजेब का जिक्र करना, अगर अबू आजमी की ये मानसिकता है तो एक मानसिकता ये भी है कि आप कहिए कि होली के दौरान मुसलमानों को अंदर मत आने दीजिए, आप नवरात्र के पंडाल में मुसलमानों को अंदर ना आने दें, ये भी एक राजनीति का ब्रांड है। नहीं पद्मजा, मुझे लगता है कि इस पूरी डिबेट को जो भी आपकी देख रहे हैं उनको सब बहुत साफ साफ समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये कि अगर नवरात्रि के गरबे में किसी को रोका जा रहा है तो उसकी वजहें बताकर रोक रहे हैं, औरंगजेब के महिमा मंडन से उसका लेना देना नहीं। पहली बात तो जब उसको आप देखते हैं तो कहां का संदर्भ है उसके साथ पद्मजा जी बात करनी पड़ेगी। होली में कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं खेलता है, सब खेलते हैं। जब कहीं किसी तरह की दुर्व्यवहार की गलत घटनाएं होती तो उसका सवाल खड़ा होता है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, कुछ लोगों ने कह दिया था कि मुसलमान नहीं जाएं। मैं उसी शहर का हूं, मैंने तब भी कहा था कि ये रोकने वाला कौन होता है, और उसी में मोहम्मद कैफ बढ़िया छलांग मार गए, नहा के बाहर निकले, कहे उनके पिताजी कह रहे यहीं तो ये नहाना तैरना सीखा है। ये मुश्किल असली ये है कि जो जानबूझकर डिबेट को लेकर कुछ न कुछ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करते। अब बात सोचिए, औरंगजेब पर कोई भी इस डिबेट में जो भी हमारे साथीगण लोग हैं वो नहीं बोल पाए। इतना क्या भाई, ऐसा क्या जुबान आपकी लड़खड़ाने लगती है? आप पता नहीं रिप जीन्स आ गई, मेरी तो समझ ही में नहीं आया कहां से क्या बोलने लगते हैं। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सब लाभ करता है तो अबू आजमी को क्या भाजपा कार्यालय से फोन जाता है कि भाई तुम ये बोल दो, जरा ये बयान कर दो, फिर शिंदे रिएक्ट करेंगे, फिर टीवी पर डिबेट होगी। अबू आजमी ये बोल रहे हैं और उनके पक्ष में लोग खड़े होकर दूसरे चीजों पर टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया, हम नहीं कह रहे हैं कि पीछे जाके थोड़ी ना कुछ करेंगे, लेकिन उसको लेकर अगर आज कोई महिमा मंडन करे, आज उनके साथ कोई खड़ा हो, आज सेकुलर बताने की कोशिश करे, तो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म अब देश में नहीं चल सकता है। ये बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए। ऐसी कोई निशानी इस देश के साथ नहीं जुड़ सकती। भारत के मुसलमानों का हीरो नहीं है वो, जी ना मानते हैं, ना उसको जबरदस्ती बनाया जाए। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अपना हीरो जो है नाथूराम गोडसे को माना हुआ, उनसे भी सवाल करेंगे। ठीक है, अभय दुबे जी। हीरो नहीं है मुसलमानों का, ना औरंगजेब है। अभय दुबे जी। पद्मजा जी, बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद हर्षवर्धन जी और पद्मजा जी भी कड़ी निंदा भाजपा की करेंगी और आलोचना करेगी। जो भारत पर आक्रमण करे उसके खिलाफ बोलना चाहिए। क्या खूबसूरत बात कही आपने। वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट की धारा के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए, वो तारिक अहमद मीर घोषित पाकिस्तान का आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको विधानसभा का चुनाव कश्मीर से लड़ाया। सैफुल्ला फारूक, वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, जो अजहर मसूद का शिष्य रहा, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया, पंडितों का हत्यारा, जेल काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दिया। तालिब हुसैन, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला आतंकवादी, हमारे गृह मंत्री जी का मंच साझा करता है। कन्हैया कुमार का हत्यारा रियाज अटारी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता। एक बार दोनों लोग मुखरता से बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना करते हैं, अगर लगा दीजिएगा भले ही उसमें कि अगर उन लोगों ने इन लोगों को अपने सत्ता की सरपरस्ती दी हो तो।
क्या बात कर रहे, औरंगजेब का जिक्र करिए दिन भर, लेकिन हमारी जेब का भी जिक्र करिए साहब, जहां डाका डाल रहे हैं। 40 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगा लगा के मोदी जी ने हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से छीन लिए हैं। हिंदुस्तान के किसान की इतनी दुर्गति कर दी है, 25,000 रुपए हेक्टेयर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। पार्लियामेंट्री कमेटी में खुद कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मैं 2017 से कह रहा हूं कि ये डीजल पे से, कीटनाशक पे से, खाद पे से, पावर ट्रिलर पे से जीएसटी, डीजल के दाम करिए और इन पर से जीएसटी हटाइए। बोले मोदी सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। देश के लोगों, बुनियादी मुद्दों की बहस को सुनना प्रारंभ कीजिए। चैनल की टीआरपी इन सांप्रदायिक उन्माद की बहसों से हटा दीजिए, फिर देखिए हिंदुस्तान का स्वरूप कैसे बदलता है। ये हमारा नैरेटिव नहीं है, ये हमारे नहीं हिंदुस्तान सर, मैं सिर्फ जितना आपने टीआरपी और नैरेटिव की बात की है उस पे मैं जवाब दूंगी, फिर बाकी वो जो आपका चैलेंज है वो हर्षवर्धन जी उसका जवाब दे देंगे। ये कोई टीआरपी की बात नहीं है, ना मैंने कोई किसी के मुंह में डाल करके बोला था कि आप औरंगजेब का महिमा मंडन कीजिए, व्हाइट वॉश कीजिए, उनको एक जबरदस्त शासक बोलिए। तो अब एक बार अगर अबू आजमी कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर ऐसा मन साझा हुआ है उसमें कौन सी अच्छी बात है। अगर किसी भी देशद्रोही के साथ मन साझा हुआ है तो उनको उसकी आलोचना करने में किसी को क्या गुरेज हो सकता है। लेकिन दिया साहब, आलोचना कीजिए ना, टिकट दिया भाजपा ने। एक सेकंड, टिकट तो समाजवादी पार्टी ने भी अबू आजमी को दिया है और बार बार दिया है। वो कितने प्रॉब्लमैटिक बयान देते रहे हैं। और जहां तक तो आप दोनों की कर दीजिए ना। मैं कह रहा हूं बीजेपी देखिए अब कैसा प्रोटेक्टिव नेचर रख रही है। अरे क्या प्रोटेक्टिव, मैं तो खुल के बोल रही हूं। सुनिए मेरी बात, जिसने देशद्रोही के साथ मंच साझा किया वो गलत है। नहीं खुला। अब औरंगजेब क्या हिंदू विरोधी था, सबको कैटेगोरिकली कहना पड़ेगा। एक सेकंड, अब क्योंकि बात आ ही गई है, एक किताब है अरुण शौरी की, वो किताब का नाम है एमिनेंट हिस्टोरियंस दैट टेक्नोलॉजी लाइन एंड देयर फ्रॉड। उसमें ये बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया है कि किस तरीके से कोशिश की गई हमारे इतिहास में औरंगजेब जैसे लोगों को एक क्लीन चिट देने की। पर उसी किताब में अरुण शौरी कोट करते हैं कि अखबारात, जो कि औरंगजेब का खुद के कोर्ट के अंदर का डॉक्यूमेंट था, उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है। 25 मई 1679 में लिखा है कि खाने जहां बहादुर जोधपुर से लौटे और उनके साथ जो मंदिर तोड़ने के बाद कई सारी मूर्तियां थीं, कई जो तांगे थे भर भर के वो मूर्तियां लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जो कि सोने चांदी के बनी हुई थी, उनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए ताकि लोग उन पर पैर रख करके चढ़े। फिर जनवरी फरवरी 1680 उसमें लिखा है कि 14 जनवरी को जो खाने जहां बहादुर हैं वो उदय सागर झील देखने के लिए गए। उन्होंने कहा कि उसके तट पर जो 3 मंदिर बने हुए हैं उन तीनों को तोड़ दिया जाए। हसन अली खान ने कहा कि 172 उदयपुर के अंदर जो मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया। 22 फरवरी को वो चित्तौड़ गए ये देखने के लिए कि वहां 63 मंदिर तोड़ने का जो आदेश उन्होंने दिया था उसको पूरा किया गया कि नहीं। ये सब औरंगजेब ने खुद अपने अखबारात में लिखा हुआ है। अब जितने लोग हैं यहाँ पे, क्या वो कहेंगे कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, वो आक्रांता था, वो गलत था और उसका महिमा मंडन करना हमारे देश में गलत है? बता दीजिए भुवन भास्कर जी, आप मानेंगे? कैसे व्यक्तिगत राय भी रखना कि कहना कि वो एक अच्छा आदमी था वो गलत है? तो पहले स्पष्ट देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट नहीं है औरंगजेब, हमारे कभी रोल मॉडल नहीं है। भारत का हीरो औरंगजेब नहीं है, ना बाबर है। आपका नाम भुवन भास्कर जोशी है क्या? सैयद जवाद रुक जाइए ना, आप क्यों कवर फायर दे रहे हैं? होल्ड ऑन, वो सब बताइए भुवन जी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया को और डॉक्टर अंबेडकर साहब को, माननीय नेताजी को, हम लोग इनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग इस पर आगे बढ़ने का काम है। कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कोई बयान देता है, उसका निजी बयान है। माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं पीडीए की, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हम लोग पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें व्यस्त है। हम लोग इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते औरंगजेब। औरंगजेब क्या हिंदू विरोधी है? मेरा सवाल ये था। आवाज आनी बंद हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। जो इस देश की लड़ाई, इस प्रदेश की जो मुख्य लड़ाई है, उन पर रहना हम लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक है, हम लोगों का ट्रैक नहीं है। हम लोग तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, उस विषय पर लड़ना है हम लोगों को। ठीक है, जैसे कि आपने बोला था अभय जी
कि क्या इस चीज की आलोचना मैं करती हूं? मैंने कहा हाँ, जो भी देश विरोधी के साथ मंच साझा करता है उसकी आलोचना क्या, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अब औरंगजेब ने जो किया उसको लेकर के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि वो एक हिंदू विरोधी आदमी था और हमारे देश में किसी को भी उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने की हो तो बताई दी, जिसकी की उसने सबने आलोचना कर दी, जिसने की थी। हिंदुस्तान किसको रिप्रेजेंट करता है, आखिरी वक्तव्य में देना चाहता हूं, देश के लोगों गौर से सुनिएगा। सैयद इब्राहिम रसखान, जिसने लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाहे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद कहावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पर नाच नचाए, धूरी भरे अति सोहत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी कचोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। ये भारत देश है जिसमें रसखान एक मुस्लिम कवि भगवान श्री कृष्ण की इतनी अलौकिक व्याख्या करता है कि आज तक भगवान श्री कृष्ण की ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की। तो मैं कह रहा हूं मध्यकालीन युग जो भक्ति काल का युग था, जिसमें बहुत मूर्धन्य हमारे देश के हिंदू कवि हुए जिन्होंने धार्मिक संदर्भों में तुलसीदास से लेकर कबीरदास से लेकर मीरा से लेकर वो सब उस मध्यकालीन युग में हुए हैं। वो भारतवर्ष है, हमको उसी को आत्मसात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वैमनस्य का जहर घोलती है। इनके मंत्री जाकर वहां पाकिस्तान के लोगों के साथ मैच देखते हैं जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं और यहां कहते हैं गोली मारो सालों को। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। देश के प्रधानमंत्री भारत के बंटवारे के दिन पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखते हैं। 23 मार्च 1940 के पाकिस्तान के बंटवारे की बधाई लिखते हैं और लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि बंटवारा हमारे देश के सीने पर दंश है। तो प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान नहीं देखेगा। औरंगजेब की बात करिए लेकिन पहले हमारी जेबों की भी बात करिए। ठीक है, इससे पहले आप इसका जवाब दें शिवम त्यागी। एक चैलेंज था आपके लिए, आपको एक चैलेंज दिया है अभय दुबे जी ने, हर्षवर्धन जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, देखिए, मुझे तो ये चैलेंज बड़ा विचित्र लगता है। इतनी देर हो गई, क्या क्या कुतर्क खोज कर अभय दुबे लेकर आए। भुवन भास्कर जोशी से तो बोला ही नहीं गया और सैयद जवाद को फटी, अरे आलोचना नहीं करेंगे हुई जींस आ गई। भारत के खिलाफ जो लोग आतंक फैला रहे, लड़ रहे हैं, वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, देखिए पद्मनाभ जी ने तो कर दी, आप भी कर दीजिए। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसकी सिर्फ निंदा नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो संरक्षण दे रहा है उसकी नहीं हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, संरक्षण दे रहा है उसकी भी करिए। आप आंदोलन कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम खड़े होंगे। लेकिन औरंगजेब पर अभी भी एक लाइन नहीं हुई। रसखान के गान सुनाकर औरंगजेब को किसी भी तरह से कवर देंगे? अरे इतना तो अभय जी सब जानते हैं, आप तो प्रवक्ता अच्छे हैं, खूब बढ़िया से जलेबी बना लेते हैं, लेकिन पूरी बहस में औरंगजेब को गंदा नहीं बोल पाए। वो घटिया, वो हिंदुओं की हत्या करने वाला, उस पर आप कह रहे हैं कि भाजपा कर रही। अगर भाजपा कर रही तो चलिए उसकी भी निंदा करते, लेकिन कम से कम आपने तो बोला होता अभय जी, कम से कम। और आपको क्या सूझता है? कुछ पत्रकारों को टारगेट कर लीजिए। आपको टीवी की टीआरपी समझ में आने लगी आजकल, तो ये भी बड़ा कमाल है। पत्रकार कहां? अरे यार, हर्षवर्धन जी माफ कीजिएगा, नहीं, ना, अरे कोई पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं तो आप पत्रकार होने का हक नहीं रखते। देखिए ईमानदारी से किसी व्यक्ति नहीं मानता, आप हैं नहीं, हम वहीं जा रहे हैं जहां आपकी व्यक्तिगत नहीं, आपके उनका व्यक्तिगत क्षमताओं में आदर करता हूं मैं, उनका व्यक्तिगत क्षमताओं में आदर करता हूं। किसी की हैसियत है, लेकिन मैं अभय दुबे न तब आपकी हैसियत थी ना आज। कोई बात नहीं, आज भी ऐसे ही। शिवम त्यागी, मेरी लघुता को न छुओ, तुम महान हो, बने रहो। कोई ओवैसी रहे, जब तक कोई अबू आजमी रहे तो ये डिवाइड चलता रहेगा। और अभय दुबे कह रहे हैं इससे सबकी टीआरपी भी बढ़ती रहेगी। जब तक कांग्रेस रहे तब तक भी अगर एक लाइन इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन, इंडी अलायंस वाले नहीं कह सकते कि औरंगजेब एक घटिया, बलात्कारी, दुराचारी था जिसने इस देश में जितने भी काम किए वो सब गलत ही किए, तो मैं मानता हूं कि आज भी आज़ादी के इतने समय बाद भी स्थितियां कहीं ना कहीं दूसरी हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार कहा गया कि नहीं और तमाम विषयों पर बात करिए। मैं तो कहता हूं हर विषय पर बात करिए, कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस देश के न्यूज़ चैनल रोजाना हर विषय पर डिस्कशंस करते हैं, लेकिन
जब खास तौर पर औरंगजेब के विषय में बात हो रही है तो दो शब्द अपनी तरफ से भी अगर बोल देते तो बेहतर होता। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है वो भी मॉरलेस सेम ही है। इस देश में किस तरीके से खास तौर पर जितने भी मुगल हैं उनको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है वो इन्हीं के सामने है भाई। जो पहले तमाम सड़कें इन्हीं के नाम पर बनाई गई हैं। ये बख्तियारपुर का फंडिंग वहां से हुई के नाम पर बनाया गया है। ये सब कांग्रेस की देन है इस देश हमको पाठ पढ़ाएंगे। ये सारा आप ही का देन है। अंग्रेजों की है मुखबरी अगर मुगलों से प्रेम नहीं होता तो मुगलों की कब्र पर जाकर क्या करना था इनको। लेकिन विषय साफ है। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। अंग्रेजों आप गए जी, आप गए प्रधानमंत्री जी आप गए 69 में नेहरू जी गए, 59 में नेहरू जी गए, 69 में इंदिरा जी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अपनी मंत्री की किताब का भी जवाब आपने नहीं दिया। नटवर सिंह जी ने लिखा था, आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। खैर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अबू आजमी से भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। अगर अबू आजमी कह रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता चुप है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चुप है, उनकी पार्टी चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, जाहिर है तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली एक वोट साधने की कोशिश की जा रही है और उनको अपील करा जा रहा है औरंगजेब के नाम से। ठीक है, किसको किसका प्रेम है, औरंगजेब को कोई नहीं पूछता। कौन सी ब्रांड की राजनीति है, मैं ये दर्शकों पर छोड़ती हूँ। समय की बहुत कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।